अस्सलाम नाज़रीन, डॉक्टर सबर आसिफ ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर से आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में और इसके लिए हमने मदऊ किया है हमारे वेरी ओन डॉक्टर उस्मान सरवर। डॉक्टर उस्मान सरवर, थैंक यू फॉर वाह। वंस अगेन कमिंग विद टू अस। डॉक्टर उस्मान, कमर दर्द इतना कॉमन है, हर एक को कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त ज्यादातरों को हुआ ही होगा। बताइए ये आखिर इतना कॉमन क्यों है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। साइंटिफिकली भी जब इसे रिसर्च पेपर्स के अंदर भी देखा गया कि 40% ऑफ ऑल द नॉर्मल पॉपुलेशन में, वो नहीं कि जो डायग्नोज बैक के पेशेंट हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ज़िंदगी में एक दफ़ा बैक ज़रूरी होती है। अच्छा, तो अब इसमें जानने की रीज़न ये है कि बैक कितना कॉमन क्यों है। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं और आप ये देखें कि मेडिकल फील्ड के अंदर वो एक सिंगल चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स देखते हैं वो कमर दर्द ही है। जैसे आप देखें ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, समटाइम आपको लगता है बेटर नहीं हुए न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। कभी दिन में ये सवाल होता है कि ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है कि न्यूरोसर्जन के पास जाना है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, अकुपंक्चरिस्ट के पास भी जाते हैं, हजामा करने वाले के पास भी जाते हैं, और कुछ बहुत सारे क्वैक्स और बॉन सेटलर्स हैं जो इसका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कमर दर्द की वजह क्या है। देखिए, कमर दर्द में हम लोगों के अंदर एक कॉमन यकीन ये है कि इसकी वजह जो वो से डिस्क है, और अगर डिस्क है तो वो एक दफ़ा ठीक नहीं होती और उसके बड़े मसले आते हैं, और उसी खौफ के अंदर हम अपनी सारी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। जो दर्द होती है वो उसके जो भी असबाब होगा वो उस रीजन में पेन देगी। तो ज़रूरी नहीं कि ये डिस्क है। हमारे बॉडी के अंदर वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अल्लाह मियाँ ने उनके बीच में कुशन दिया हुआ है ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना, वो डिस्क है। इसके अलावा ये वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर जो स्टैक किए हुए हैं, इनके फेसेट्स हैं। ये वर्टेब्रा हड्डी है। हड्डी है जो कमर की मोरों की हड्डी है, कमर के मोरों की जो हड्डी है। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द मसल्स भी हैं। और जहाँ बॉडी के अंदर बाकी जोड़ों के अंदर तोड़ फोड़ कमर आ सकता है, तो कमर के मोड़ों के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह पट्ठों का खिंचाव जो कमर के साथ पट्ठे हैं, अगर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो हम अब नॉर्मल पोस्चर आ जाए तो उससे भी ये दर्द शुरू हो जाता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो सकती है तो मोरों के इर्द गिर्द और मोरों के इर्द गिर्द मसल्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकती है, जो कमर दर्द के साथ हमें अलामत को जाहिर कर सकती हैं। और आजकल के ज़माने में जो बहुत सारे आपका सवाल है कि लोगों के अंदर कमर दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका सबब क्या है। अब आप ये देखिए कि हमारे क्लिनिक के अंदर जब भी पेशेंट आते हैं तो मुझे हैरानगी होती है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था स्पेशलाइजेशन की, तो तब 60+ के लोग आते थे कि हमें कमर दर्द है, और आजकल हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 15 साल से लेकर 35 साल के लोग ज़्यादा हैं, हालांकि उनको कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन उसकी रीज़न उसका बॉडी पोस्चर का अब नॉर्मल है। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं वो बिस्तर पे लेटे लेटे खाना खाते हैं। अब नॉर्मल पोस्चर के अंदर बैठे वो 4-4 घंटे उनका स्क्रीन टाइम है फ़ोन के अंदर। तो अब नॉर्मल पोस्चर की वजह से भी जब आपके वर्टिब्रा अब नॉर्मल पोजीशन में एक लंबा सा रहेंगे, आपके पट्टे स्ट्रेच रहेंगे, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द बड़ा कॉमन है। तो और इसके अलावा अब हमारी ज़िंदगियों के अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा आ गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आ गया। अब सवाल आता है कि जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक का कमर दर्द के साथ क्या ताल्लुक है। आप जितनी फ्राइड चीज़ें खाएंगे उतना वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। अल्टीमेटली इस वजन को तो लिफ्ट जो कर रहे हैं वो तो आपकी कमर के मोरे कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर आप पानी का गैलन उठा के जा रहे हैं तो आप कहते हैं मैं थक गया 5 मिनट के बाद, वजन था। लेकिन अगर यही आप अपनी बॉडी के अंदर एहतियात ना करें, 5 किलो 10 किलो वजन बढ़ाते जाएं, तो अल्टीमेटली तो आपकी कमर ही उठा रही है। ठीक है ना। दूसरा ये आता है कि देखें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। मेरी अर्ली लाइफ के अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मेरा हमारे दोस्त सेलिब्रेशन के तौर पर कभी लेते थे। अब नो, दिस इज अ कॉमन ड्रिंक। ये क्या करते हैं, बाद लोग समझते हैं कि नहीं जी मैं तो इनके अंदर रिफाइंड शुगर्स होती है, ये भी बहुत ज़्यादा वजन को बढ़ाती हैं। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं। तो बाद लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ डाइट ड्रिंक लेता हूँ तो इसलिए उसमें शुगर नहीं होती, लेकिन है तो वो कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर हमारी डाइट ऑलरेडी फोर्टिफाइड नहीं है विटामिन डी और कैल्शियम में। जो थोड़ा बहुत विटामिन डी और कैल्शियम आता है और साथ हम उसके ये ड्रिंक्स लेते हैं तो वो उनकी एब्जॉर्प्शन को भी हैम्पर करता है। तो ये कुछ बुनियादी असबाब हैं कमर दर्द के। अच्छा, कहने का मतलब है कि कमर दर्द खास तौर पे जवानों में और छोटों में ये एक बड़ी सबब ये है लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल।
एग्जैक्टली, बैड पोस्चर, बैड लाइफस्टाइल। दिस इज वेरी अलार्मिंग थिंग। जी, इनफैक्ट। अच्छा ये बताइए कि आपने किसी को कमर का दर्द हो तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे आपने खुद ही नाम ले लिया, ऑर्थो का ले लिया, न्यूरोसर्जन का ले लिया, किसी मुल्कों में कायरोप्रैक्टर भी होते हैं, मालिशी भी होते हैं, क्या किसके पास जाना चाहिए? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। इसके बारे में बड़ा मिथ है और अक्सर लोग यही सवाल पूछते रहते हैं कि किसके पास जाना चाहिए। देखें, हर वो बंदा जिसे स्पाइन की बुनियादी जानकारी है, अब वो रूटीन में स्पाइन करते हैं, अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, जैसे कुछ लोगों की बहुत टेढ़ी मेरी कमर होती है, वो तो बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ होती है, तो उसके तो प्योर स्पाइन सर्जन के पास जाना पड़ता है। अगर बहुत इस तरह की पेचीदा चीज़ नहीं है तो इसे ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन और हर वो बंदा जो स्पाइन के बारे में बेसिक आगाही रखता है, वो इसका बड़ा कंफर्टेबली इलाज कर सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट भी? जी, न्यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट मसल्स और नर्व के दबाव दोनों चीज़ों को देखते हैं, इवन रिमाटोलॉजी वाले भी। तो अब वो तमाम लोग बुनियादी स्पाइन के जितने मसले हैं, इन सबको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अभी तक जो आपने मुझे वजूहात बताई कि कमर दर्द की, पोस्चर वगैरह, इसमें से मुझे कोई बहुत खतरनाक नहीं नजर आई। कोई खतरनाक वाले भी असबाब हैं कमर दर्द के? आप असबाब की बात कर जी। रही हैं। देखें, एक बड़ी मज़े की बात है कि एक नई लफ्ज़ निकला तशख़ीस के अंदर। जैसे अगर आपने कभी फेसबुक देखा हो तो फेसबुक का जो लोगो है वो एफ है, यूं करके। तो अब बहुत सारे नौजवान आप मेट्रोज में देख लें, ट्रैवलिंग में देख लें, इंटरनेशनल ट्रैवल में देखें, दे आर वॉचिंग द फोन लाइक दिस वन एंड दिस इज जस्ट लाइक एफ। तो उन्होंने नेकेक का नाम फेमिगो के नाम से दे दिया कि ये फेसबुक की वजह से इनको नेकेक है। ओके। तो ये और दूसरी बात आती है कि घंटे घंटे बिस्तर पे पड़े टीवी देखना, बिस्तर पे पड़े खाना खाना और बिस्तर पे मोबाइल सर्फिंग करना। आप जिस पोस्टर में, एक्सट्रीम पोजीशन में, बेसिकली आपकी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इस साइबर दुनिया की तरफ होती है कि मसल का स्ट्रेच भी आ रहा तो आप उसे भूल के अपने इस कंसंट्रेशन में लगे होते हैं। राइट। तो मगर वो बताइए कि इन लाइफस्टाइल और बैड लाइफस्टाइल के अलावा जो खतरनाक असबाब हैं कमर के दर्द के, जी। वो कौन से हो सकते हैं? देखें, कम ख़तरनाक ये है कि अगर अमूमी तौर पे हमें जब ये हड्डी, जोड़ और पट्ठों का मसला आता है, वो ज़्यादातर एक्टिविटी रिलेटेड आता है। आप कहते हैं कि मैं चलता हूँ तो पेन होती है, वो तो समझ में भी आता है कि इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन अगर किसी बंदे को कमर दर्द एट रेस्ट हो रहा है, यानी कि रेस्ट में और आपको कमर दर्द हो रहा है, आप एक्टिविटी रिलेटेड भी नहीं है, कमर दर्द दिन में इतना नहीं है जितना रात में ज़्यादा है, अच्छा। ठीक है, कमर दर्द के साथ भूख का ना लगना या वजन का कम होना, ये थोड़े से अलार्मिंग साइन है। तो इसमें अपने मॉलिज के पास जाने में जल्दी करनी चाहिए। सही। ठीक है, आपने बहुत बहुत जरूरी बात बताई कि अलार्म किस कमर दर्द को आप इग्नोर ना करें और फटाफट आप उतर जाइए। जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर ये जो आपने बताया कि सारे अगर वार्निंग साइंस हों, तो अगर आप अपने मॉलिज के पास जाएंगे, उन्हें जो भी तशखीस की, तो इसके अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी? सुना है एमआरआई भी कोई चीज़ होती है? अच्छा, इसमें मैं आपको माजरे के साथ कि पहली वाली अलार्मिंग साइनिंग चीज़ बताना भूल गया कि किसी भी कमर दर्द जो बेशक एट रेस्ट हो या एक्टिविटी रिलेटेड हो, अगर आपके जिस्म के हिस्सों में मुस्तकिल सुनपन आना शुरू हो जाए या मसल की कमज़ोरी आना शुरू हो जाए, तो ये भी रेड फ्लैग के अंदर आती है। इसे भी जल्दी तशख़ीस की और इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें हम डिले करेंगे तो वो नर्व परमानेंटली डैमेज हो सकती है। अब इसके बाद आता है कि इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं और एमआरआई का क्या रोल होता है। बहुत सारे लोगों को जब कमर दर्द होती है तो वो खुद ही बास का डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके कहते हैं कि एमआरआई कराएं, डॉक्टर ने तो एमआरआई करना है। एमआरआई हर पेशेंट के अंदर ज़रूरत नहीं होती। एमआरआई एक महंगा टेस्ट भी है और वो कितना कंफर्टेबल टेस्ट भी नहीं है। 30 मिनट्स आपने एक टनल के अंदर लेटना होता है, ठीक है। बहुत दफ़ा आपकी हिस्ट्री, आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर आपका नॉलेज देखेगा तो वो हो सकता है 90% के केसेस में एमआरआई की ज़रूरत ही नहीं होती। 90% तक में जरूरत नहीं पड़ती? 90% नहीं है, क्योंकि ये एड्रेसेबल इश्यूज होता है। लेकिन ये है कि अगर लगे कि ये एक दर्द है जो एक माह से ज़्यादा करसा आ गया, दर्द का अरसा बढ़ता जा रहा है, नमनेस रेड फ्लैग वाली एक बहुत मुस्तकिल नमनेस आना शुरू होगी या मसल कमज़ोर हो रहे हैं, तो तब हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई क्या चीज़ है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
ये बेसिकली देखें, बहुत सारे लोग जब उनको कमर दर्द होता है वो मॉलिज के पास जाए तो वो उनके एक्सरेज करते हैं। एक्सरे जो होते हैं वो हमें सिर्फ हड्डियों का बताते हैं, वो हमें गोश्त का, वो नसों का या डिस्क का नहीं बताते। अगर डिस्क अपनी जगह से हिली है, नस पर दबाव डाल रही है, या वहाँ पे कोई कलेक्शन आ रही है, कोई इन्फेक्शन आ रही है, या जोड़ों के अंदर वर्म का अमल आ रहा है, तो वो एमआरआई पिक कर सकता है। एमआरआई जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू डिटेल भी हमें दे देता है, तो उस सूरत में एमआरआई है। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके कहते हैं डॉक्टर ने तो एमआरआई कहना, हम खुद जाके कर ले। एमआरआई दो तरीकों से होता है, एक सादा एमआरआई आता है जिसमें हमें बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं, लेकिन बात का अगर आपके डॉक्टर को लगे कि इसके अंदर कोई रेड साइन है या बहुत तशवीशनाक बात हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकती है, तो एमआरआई विद कंट्रास्ट करते हैं। तो बजाय कि आप एमआरआई कराएं फिर अपने मॉलिज के पास जाएं, वो फिर आपका कंट्रास्ट के लिए भेजें, तो मैं समझता हूँ कि खुद एमआरआई नहीं कराना चाहिए, अपने मॉलिज के पास जाना चाहिए। सही, एमआरआई एक किस्म का नहीं होता। एक किस्म का। राइट। अच्छा, ये बताइए कि अब इसके चले तशखीस की तरफ हमने कुछ को टच कर लिया, इसका इलाज अगर कोई सीरियस वजह हो तो सर्जरी है, स्पाइन की सर्जरी? जी देखें, अगर सबसे पहले तो ये आता है कि जब किसी को भी बैकएक है तो उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लानी है। जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बैकएक को हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हम अपने तर्ज ज़िंदगी के अंदर को बुनियादी तब्दीलियाँ लेकर आएँ। वो बुनियादी तब्दीलियाँ क्या है? जैसे मैंने आपको वाटर कैन के एग्जाम्पल दिया, वाटर कैन उठाएं तो 5 मिनट में थक जाते हैं। अगर इंसान का वजन बढ़ेगा तो कमर उसे भी तो बर्दाश्त करिए। वजन को कम करें, जंक फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम करें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर आप जैसे बच्चे हैं, आजकल बच्चों में भी बैकएक बड़ा कॉमन है, हैवी स्कूल बैग्स वो पहनते हैं, तो मैं समझता हूँ या तो उनके बैग्स हल्के हो या उनके जो बैग्स हैं उनके साथ ट्रॉली लगी हो। इसके अलावा ख़वातीन है, प्रोफेशनल ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उनकी अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। समटाइम्स दे वेयर हाई हील्स। अब हाई हील ये है कि जहाँ आपकी वर्क प्लेस या जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पहन लें, अदरवाइज आप अपने ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग और इन बिटवीन आप अपने कंफर्टेबल शूज़ पहने। इसके अलावा आप हल्की फुल्की वर्जिशें करें। फिर आपका मॉलेज आपको कुछ हल्की फुल्की मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात देगा, जैसे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देगा पेन कंट्रोल करने के लिए, मसल रिलैक्सेंट देगा, कुछ आपको वो अद्वियात देगा जो आपके नर्व के लिए होती हैं, जो बेज़रर से होती हैं वो मैदे और गुर्दों पे इतना असर नहीं डालती और लंबा सा इस्तेमाल करनी पड़ती है। और उसके बाद आप अपने मॉलेज और अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ देखें कि आपको किस किस्म की वर्जिश की ज़रूरत है। हर पेशेंट की वर्जिश की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप सही वाली वर्जिश करें, गलत वाली ना कर लें। अगर आप ये करते हैं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे केसेस में ये मसले हल हो जाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें तमाम तर चीज़ों के बावजूद अगर मसले हल नहीं होते तो हम फिर बाज़ का डायरेक्ट सर्जरी की तरफ नहीं जाते। अगर रेड साइन नहीं है कि मसल की वीकनेस होगी या मुस्तकिल नमनेस आ गई, वो तो रेड फ्लैग है, उसमें तो आपको अर्जेंट बड़ा डिसीजन लेना होता है। अगर वो नहीं है तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर बाज़ का कुछ लोगों को मोहरे जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए होते हैं, फेसड आर्थराइटिस होता है तो फेसड इंजेक्शन दे दिया जाता है, नर्व रूट इंजेक्शन दे देते हैं ऑपरेशन थिएटर में एक्सरे मशीन के अंदर, लोकल एनेस्थीसिया में, इट्स नॉट ए सर्जरी। एपिड्यूरल लगा दिया जाता है, तो यानी कि उधर दर्द का टीका लगा दो। जी दर्द का टीका लगा देते हैं, तो उससे बहुत सारे पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर तमाम तर मेजर्स के बावजूद कोई बेहतर ना हो रहा हो, इंजेक्शन भी लगा दिए उससे बेहतर ना आ रहा हो, और पेन बढ़ रही हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही हो, तो तब हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो सर्जरी इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी और फिर उसका सक्सेस रेट कैसा है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस मैंने सुना है बड़ी सीवियर होती है, डर लगता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मरीज़ देखे हैं कि जिनके फुट ड्रॉप हो गए, उन्होंने सर्जरी, फुट ड्रॉप से मुराद है कि उनकी नस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कंजर्वेटिव मेजरमेंट्स फेल हो गई, उनको सर्जरी की ज़रूरत थी। जब उन्हें सर्जरी ना कराई कि नहीं ये मेरे फालिज ना हो जाए, टांगें रह ना जाए, तो मुस्तकिल प्रेशर जो नब पे पड़ा उससे नब हमेशा के लिए डैमेज होगी। जब वो चलते हैं तो उनका पाँव ऊपर नहीं उठता, वो गिरा ही रहता है। तो सर्जरी ना करवाने की वजह से ये कमजोरी आ गई, मुस्तकिल कमजोरी आ गई, सिर्फ कमजोरी नहीं आई, मुस्तकिल कमजोरी आ गई। पहले ज़माने में इस सर्जरी के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास सर्जरी माइक्रोस्कोप के अंदर की जाती है, हमारी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और किसी भी सर्जरी का जो सक्सेस रेट होता है वो सिर्फ सर्जरी पे नहीं होता, सर्जरी के इंडिकेशन के अलामात के ऊपर भी होता है और करने वाली जांचकारी के ऊपर भी होता है। और महफूज हाथों के अंदर ये सर्जरी
बड़ी सेफ सर्जरी है, 80 to 90% ये बड़ी सेफ सर्जरी है। मगर क्या ये सच है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस अगर बहुत, अगर अलबत्ता बहुत कम है लेकिन बहुत सीवियर भी है? देखें, हर सर्जरी के प्रोसीजर के रिस्क एंड बेनिफिट्स होते हैं, जी। तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये वजह कि मैंने आपको जब ट्रीटमेंट बताई तो कभी भी मैंने सर्जरी पहला हर्बा नहीं बताया। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ों के बाद बताया कि जब तमाम हरबे फेल होते हैं सर्जरी की तरफ जाते हैं। किसी भी सर्जरी में एनेस्थीसिया का रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वो नस के डैमेज होने का चांस होता है। लेकिन हम जिंदगी में जब फैसले करते हैं तो वो फैसले इस खौफ की बेस पे नहीं करते, हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर करते हैं कि अगर 100 लोगों का ऑपरेशन हुआ था कितने लोगों को फालिज या उनकी नसें डैमेज होगी, तो वो तो रेट लेस देन 5%, तो 95% सक्सेस रेट है। हाँ जी। ओके, दैट इज एनकरेजिंग। अच्छा, एक सवाल जो मेरे भी दिमाग में आता है वो ये होता है कि अगर वार्निंग साइंस नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, तो क्या ऑर्थोपीडिक की को दिखाए बगैर आप फिजियोथेरेपी शुरू करवा सकते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इस कमर दर्द के इलाज के लिए आप को फायदा हो सकता है? देखिए, अगर फिजियोथेरेपिस्ट अपने मैनोवर्स अल्ट्रासाउंड टेंस करे तो उनसे सूथिंग इफेक्ट तो बहुत आता है। लेकिन बात ये आती है कि आप कोई भी बंदा शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाता, 1 से 1.5 माह वो गुजार चुका होता है, हल्का फुल्का एनाल्जेसिया या बेड रेस्ट करके वो कर चुका होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मॉलिज के पास जाने का सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं लग रहा था कि त्वचा तलब है, वो अगर आपकी पिक करके उसे बेहतर कर दे, और या आपका कोई ब्लड टेस्ट वगैरह या आपको कोई ख़ास किस्म की डायग्नोसिस कर दे। कई दफ़ा हम लोगों को देखते हैं कि कमर दर्द है और जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो डायग्नोज के दे अर्ली ऑनसेट ऑफ द डायबिटीज़ आ रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर मालिश को पहले दिखा लें तो उससे बेहतर ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों की तशखीस करा लें। अच्छा, तो डॉक्टर उस्मान, आपने बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत कॉमन मसले के बारे में इंफॉर्मेशन आपने दी है, और आप कोई एक टेक होम मैसेज हमारे नाजरीन के लिए देना चाहते हैं कमर दर्द के हवाले से, एक टेक होम मैसेज, ताकि ये चीज़ वो जो है वो अपने पल्ले से बांध लें और उनको इससे फ़ायदा हो इस वीडियो का? देखें, इस फोरम के ज़रिए मैं एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बात कहूँगा कि बहुत सारी हम लोग जब वीडियोस देखते हैं या बातें करते हैं तो वो फ़लाँ बीमारी, फ़लाँ इलाज, फ़लाँ ये है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, चाहे ये शुगर हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे ये घुटनों का दर्द हो, इन तम बहुत सारी चीज़ों का जो ताल्लुक है, जो हेल्दी डाइट है वो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं होती। हेल्दी डाइट हर नॉर्मल बंदे के लिए भी है। जो पोस्चर केयर सिर्फ बैकिक के पेशेंट के लिए नहीं है, पोस्चर के हर नॉर्मल बंदे के लिए भी है। ताकि अगर आपको बैकिक नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि बैकिक के बाद आपने पोस्चर केयर करनी है। इन चीज़ों की एहतियात आपने पहले करनी है। अपने वज़न को कम रखें, अपने पोस्चर को अच्छा रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, अपनी डाइट्स के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कम ज़्यादा करें, और जो जंक फूड्स हैं, रिफाइंड शुगर्स वाली बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल आप कम करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें कर लें तो ना सिर्फ पोस्चर, आप बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान, दैट वाज लवली। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कमर दर्द के बारे में वीडियो, और उसके इम्पोर्टेंट सवालात के जवाब आपको मिले होंगे। अब तक के लिए डॉक्टर समर आसिफ और डॉक्टर उस्मान सरवर को उपरी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।